Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री का क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है किंग्स एंड किंगडम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली जो टाइम पीरियड की बात हम करने वाले हैं वो होगा आपका 750 से लेकर आपका 1200 सी तक। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि 750 से लेके 1200 सी तक जो भी इवेंट्स है उनको हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में, यानी जो क्लास 7th की जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, वहाँ पे हमने डिटेल में कुछ कुछ चीज़ों इवेंट्स के बारे में हमने बात कर ली थी। एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज़ करवा देती हूँ। अगर हम बात करें 750 से लेके 1000 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कन्नौज की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे ट्राई पार्टी स्ट्रगल होगी बिटवीन द गुर्जर प्रतिहारा, राजपूता एंड पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी जो कि आपको बंगाल में देखने को मिलेगी, राजपूता डायनेस्टी आपको नियर महाराष्ट्र के साइड देखने को मिलेगी, एंड आपका गुर्जर प्रतिहारा राजस्थान में। ठीक है, अब क्यों इसकी इंपॉर्टेंस थी वो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था कि बेसिकली जो कन्नौज है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया में आता है। जो ट्रेड रूट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। जो आपका सिल्क रूट है उसके वहाँ वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। दैट्स वाई हर एक किंग जो है कहीं ना कहीं चाहता था कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो है, उस पर्टिकुलर जगह में अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश करना। एंड फाइनली गुर्जर प्रतिहारा जो है कहीं ना कहीं सक्सीड हो जाते हैं बेसिकली स्ट्रगल में। ठीक है, और फिर हमने देखा किस तरीके से 1000 से लेकर 1200 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज़ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका दिल्ली वाला एरिया, वहाँ पे सबसे पहले तोमर्स मिलेंगे। तोमर जो है सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा 12th सेंचुरी में किस तरीके से चौहान डायनेस्टी उनको ट्रॉपल करके अपना दिल्ली में और साथ साथ आगरा में जो है कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश करते हैं। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारा आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट से जो भी अटैक्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है। मेनली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपका इस टाइम पे जो है आपका गजनी आता है 1026 सी के टाइम पे वो आता है। एंड सेकेंड अटैक जो होता है घोरी के टाइम पे होता है, जो कि 1191 और 1192 के टाइम पे 2 बार जो है इंडिया में आएगा। पहली बार जो है फाइट वो चौहान डायनेस्टी के जो आपके पृथ्वीराज चौहान है उनके साथ करेगा, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। 1192 में सेकेंड फिर से बैटल होगी, जिसे हम बैटल ऑफ टरिन बोलते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाएगा। और इस तरीके से जो घोरी है कहीं ना कहीं एंटर कर जाएगा इंडिया में। एंड अपने स्लेव को जो हाँ यहाँ पे बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है एज अ स्लेव को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे अपनी स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश करेगा 1206 ऑनवर्ड्स में। ठीक है, इस टाइम पे देखने को मिलेगा गुजरात की अगर हम बात करें सोलंकी डायनेस्टी होती है, नीचे आपको राजपूत डायनेस्टी मिल रही है। एंड देन यहाँ पे आपको साउथ के साइड में आपको चोला डायनेस्टी मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें मालवा का रीजन में, यहाँ पे आपका है चंडेला डायनेस्टी है, परमार डायनेस्टी है। एंड बंगाल वाले रीजन में आपको पाला डायनेस्टी मिलेगी और ऊपर गढ़वाल डायनेस्टी। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो होगा। अब मेनली अगर हम देखें तो चैप्टर 2 में जो मेन फोकस किया गया है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में तो नहीं बताई हुई, बट थोड़ा थोड़ा जस्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ जो न्यू डायनेस्टी एमर्ज हुई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से जो किंगडम्स उनके एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे उन एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझेंगे। और मेनली जो यहाँ पे फोकस किया गया है ना, चोला डायनेस्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, किस तरीके से चोला डायनेस्टी इतना बड़ा एम्पायर जो है बेसिकली बिल्डअप कर पाते, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ओरिजिन किस तरीके से होता है वो हम समझेंगे। और मेन चीज़ है कि एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, कैसे रहा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ टेम्पल्स के बारे में देखेंगे जो कि फॉर्म हुए थे इस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में यहीं पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है आपका मेन, अगर हम देखेंगे पाला डायनेस्टी की, तो पाला डायनेस्टी बेसिकली जो है यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट किंग नज़र आएंगे। और मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इनका जो है पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो नालंदा डायनेस्टी है उसको रीस्टैब्लिश करने में पाला डायनेस्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो हमने देखी है किस तरह से गुर्जर प्रतिहारा जो है आपका नॉर्थ वेस्ट में जो भी अरब्स वगैरह आएंगे उनको स्टॉप करने में कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब मेन चीज़ है कि इस टाइम पे जो फ्यूडलिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। अब फ्यूडलिज्म बेसिकली क्या है, तो हुआ कुछ ऐसा था कि अगर हम बात करें 7th सेंचुरी की, यानी जो 750 ऑनवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा।
कि इस टाइम पे जो आपका किंग है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना स्ट्रांग पहले के टाइम पे रहा करते थे। जैसे कि मॉडर्न टाइम पे हमने अशोका को देखा था, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हमने समुद्रगुप्ता को देखा था। तो उतनी इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं उतने स्ट्रांग किंग यहाँ पे इस टाइम पे 7th सेंचुरी के टाइम पे आपको नहीं दिखने को मिलेंगे। क्यों वो बेसिकली इतने ज़्यादा वीक हो जाता है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा किंग स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उसके पास अच्छा खासा रेवेन्यू हो। बट अगर उसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी जो आर्मी उसके पास है उसको वो सैलरी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं किंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। अब किंग क्या करता है इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि किंग अपने जितने भी आर्मी के ऑफिशियल्स हो गए, लोकल रूलर्स हो गए, यहाँ तक ब्राह्मण्स हो गए, इनको जो है लैंड ग्रांट दे देता है इंस्टेड ऑफ सैलरी। मतलब सैलरी क्योंकि उनके पास थी नहीं तो वो लैंड ग्रांट दे देते थे। और इन लोगों को जो है, चाहे हम बात करें आर्मी ऑफिशियल्स की या फिर लोकल रूलर्स की, ब्राह्मण्स की, इनको बेसिकली किस वर्ड से डिनोट किया गया है बुक में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इनको सामंत बोला गया है। ठीक है, तो याद रखना सामंत बोला गया, इसको हम फ्यूडल लॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और किंग ने जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा प्रशस्ति जो है इशू की है कॉपर प्लेट पे, जो कहीं ना कहीं बताती है कि भाई ये जो लैंड है भाई इस पर्टिकुलर ब्राह्मण का है। ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है। अब हम देखें कि सामंत की पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होने लगी थी, यानी किंग की पावर वीक और सामंत की पावर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। बिकॉज कहीं ना कहीं जो सामंत है इनका मेन काम ये था कि वो किंग को जो है मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, गिफ्ट्स वगैरह भी देते थे टाइम टू टाइम। उससे कहीं ना कहीं इनकी, क्योंकि वो लैंड से कहीं ना कहीं उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेल्थी बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपने आप को जो है टाइटल भी दिया है, कोई अपने आप को बेसिकली महासामंत के रूप में जो है बेसिकली पुकारता है, कोई अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है। तो इस तरीके से टाइटल वो अपने आप को दे देते, जो शो करता था कि सामंत जो है कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारा की, राष्ट्रकूटा की या चोलास की। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये भी आपको जो है सामंत ही दिखने को मिलेंगी। यानी इनसे पहले जो भी एम्पायर थी या फिर इनसे पहले जो भी किंगडम थी, डायनेस्टीज थी, उनके अंडर ये लोग जो है एज अ सामंत की तरह काम करते थे। और मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि सबके सब जो है ब्राह्मण्स थे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने, ये सामंत इतने ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो गए कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी खुद की जो है आपको देखने को मिलेगा डायनेस्टी बना दी। यानी चोलक्स की अगर बात करें तो जो उससे पहले जो पल्लवा डायनेस्टी थी उसके अंदर ही सामंत की तरह काम करते थे। और जो लास्ट किंग था पल्लव डायनेस्टी का, वो इतना ज़्यादा वीक था कि उसको टॉपल करके यहाँ पे देखने को मिलेगा कि विजयला जो है अपना चोला डायनेस्टी की स्थापना करता है। तो उसको हम देखेंगे। बट मेन चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि ये लोग ब्राह्मण्स थे और ब्राह्मण्स होने के बाद भी ये लोग राजा बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने देखने को मिला था कि जो क्षत्रिय कास्ट का है वही जो है राजा बन सकता है। बट इन लोगों में कहीं ना कहीं हम देखने को मिलेगा जो किंग की जो ओरिजिनल पावर है वो तो वीक हो चुकी है, और जो आपके सामंत है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब इस तरीके से ब्राह्मण जब राजा बनना चाहेंगे, तो वहाँ पे जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं उस चीज़ से कभी खुश नहीं होगी। क्योंकि ब्राह्मण अगर राजा बनता है तो नॉर्मल जो आपका जो कॉमन पीपल हैं वो तो कभी खुश नहीं होने वाले। बिकॉज उनका मानना ये है कि भाई जो जो वॉरियर क्लास के जो लोग होते हैं ना वो क्षत्रिय ही होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण्स कभी वॉरियर नहीं बन सकते, वो कभी राजा नहीं बन सकते। तो इसकी हम बात करें राजपूता डायनेस्टी की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दंती दुर्ग नाम का एक ब्राह्मण किंग होता है जो हिरण्यगर्भ जो है परफॉर्म करता है, जिसमें बेसिकली बोला जाता है कि हिरण्यगर्भ परफॉर्म करने से कहीं ना कहीं जो आपका नेक्स्ट जन्म है ना वो आप बेसिकली क्षत्रिय बन के ही आप नेक्स्ट जन्म लोगे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि राजा को इसकी इंपॉर्टेंस तो पता थी कि भले हम एज अ सामंत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम एज अ ब्राह्मण जो है किंग बनने की कोशिश करें, बट लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम क्षत्रिय कास्ट के नहीं है, उस क्लास से बिलोंग नहीं करते। दैट्स वाई वो हिरण्यगर्भ करके गॉड से कहीं ना कहीं प्रे करते थे कि चलो इस जन्म तो हम ब्राह्मण बन गए, बट नेक्स्ट जन्म जो है बेसिकली हमें क्षत्रिय कास्ट में ही उसमें ही हमें जन्म देना, ताकि हम बेसिकली वॉरियर बन सके और जो किंग जो है बन सके, सोसाइटी फिर उन्हें एक्सेप्ट कर सके। इसके साथ साथ राजपूत डायनेस्टी का जो आपको देखने को मिलेगा केव आर्किटेक्चर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। अजंता केव्स हो गई, एलोरा हो गई, एलिफेंटा केव्स हो गई। और यहाँ पे जो किंग्स थे कहीं ना कहीं जो है नॉमिनल कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव थे। जैसे आज हम देखने को मिलता है कि जो आपके प्रेसिडेंट है और आपके जो पीएम हैं, तो पीएम प्रेसिडेंट जो आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव आपके पीएम होते हैं, कि मेन पावर जो है किसके पास होती है, पीएम के पास होती है। बट यहाँ पे जो किंग्स थे वो इतने ज़्यादा वीक हो गए थे कि उनको नॉमिनल बेसिकली उनका स्टेटस हो गया था। बट फिर भी वो अपने आप को जो है टाइटल दिया करते थे कि मैं महाराजा अधिराज हूँ। ठीक है, इस तरह का। बट ये शो ही करता था कि कहीं ना कहीं वीक जो है काफ़ी ज़्यादा किंग हो चुका है, बिकॉज उन्हें अपनी पावर जो है सामंत के साथ शेयर करनी पड़ती है। सामंत जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं।
देन हम बात करते हैं कि राजपूत डायनेस्टी में किस तरीके से किंग जो है रेवेन्यूज़ वगैरह कलेक्ट करता था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होकर वहाँ से कुछ पार्ट आता था रेवेन्यू का, और जो हर्डर्स वगैरह ट्रेडर्स वगैरह होते थे वो भी कुछ टैक्स वगैरह पे करते थे। बेसिकली उन्होंने रेवेन्यू सोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा था। और किंग कहीं ना कहीं जानता है कि अगर उसको अपना एम्पायर को एक्सपेंड करना है तो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, और कहीं ना कहीं तो उसके पास अच्छी वेल्थ होनी चाहिए। अगर वेल्थ अच्छी होगी तो आर्मी को कहीं ना कहीं सस्टेन रख पाएगा और अपनी एम्पायर को एक्सपेंड कर पाएगा। और एम्पायर को एक्सपेंड करने मीन्स आपको बाकी के जो एरियाज़ हैं, यानी अगर मान लो राजपूताज अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेगा तो बाकी के आसपास जो भी रीजन्स है उनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट होगा। तो इन कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए उनके पास जो है कहीं ना कहीं अच्छी खासी वेल्थ होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हर एक राजा की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्ट्स बनाए, टेम्पल्स बनाए। तो अगेन इन सब चीज़ों के लिए अगेन क्या चाहिए, आपको वेल्थ अच्छी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजपूत डायनेस्टी में जो किंग है कहीं ना कहीं जो है फंक्शनरीज को जो है अपॉइंट करेंगे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। अभी जो फंक्शनरीज थे वो आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी मेरिट के बेसिस पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी जिस तरीके से चाणक्य ने मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे जो भी कह सकते ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था वो मेरिट के बेसिस में करते थे। बट इस टाइम पे हम देख सकते हैं कि राजपूत डायनेस्टी में जो भी आपके लेटेस्ट किंग जो आएंगे वो किस तरीके से जो है अपने हिसाब से जो है कोई ना कोई जो है अपॉइंट कर रहा है, कोई मेरिट कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग जो करता है उनको बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑफिशियल की जॉब दी जाती है ताकि वो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सके। तो ये और साथ ही साथ ये जो पोजीशन होती है हेरिडिटरी बना दी जाती है, ठीक है, कि भाई आज इसके फादर जो है टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो कल का इनका बेटा आएगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये एक हेरिडिटरी पोस्ट की तरह चलता है। अब हम आर्मी ऑफिसर्स की बात करें तो उनका काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा रिलेशन होता है किंग के साथ, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने राजपूत डायनेस्टी के बारे में पढ़ी है कि आपको प्रशस्ति जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रशस्ति जो कि उस समय जो है लिखा करते थे उनके कोर्ट में जो ब्राह्मण्स बैठते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण्स जो है कहीं ना कहीं अपने राजा के बारे में जो है उसकी राजा की पावर क्या है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी बैटल्स को जीता है, किन किन एरिया में उनको उन्होंने एक्सपेंड किया है, तो वो सारी चीज़ें जो है ब्राह्मण्स लिखता था। और उसे लिखने का फ़ायदा ये होता था कि किंग जो है देखो किंग को बेसिकली देखो अपने बारे में लिखवाना है, तो अगर ब्राह्मण जो है ये सब चीज़ें प्रशस्ति में लिख के दे रहे हैं तो किंग उनको बेसिकली रिवॉर्ड दे देता है। रिवॉर्ड में बेसिकली लैंड देता था, ठीक है। तो अगर ऐसे ब्राह्मण जो उनके कोर्ट में बैठे हुए वो प्रशस्ति लिख रहे हैं उनके बारे में तो उनको एज अ रिवॉर्ड में लैंड प्रोवाइड किया जाता था। इसके बदले जो है ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ ना कुछ हेल्प कर दिया करते थे किंग की। तो इस तरीके से चलता था। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में मेन फोकस किया गया है वो अगेन चोला डायनेस्टी के बारे में किया हुआ है। अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करें तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो यही चीज़ हमने पहले ही बताई थी कि चोला जो थे बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स थे पल्लव डायनेस्टी के अंडर। और जो पल्लव डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, उसको टॉपल कर दिया गया था। और पल्लव डायनेस्टी की बात करें तो उनका जो है मेन कंट्रीब्यूशन जो है देखने को मिलता है टेम्पल में काफ़ी अच्छा था। महाबलीपुरम टेम्पल बनाया था, कांचीपुरम टेम्पल आपको देखने को मिलेगा कि उनमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हुआ था। अब हम बात करें कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर पर्सन ने जो है चोला डायनेस्टी की स्थापना की, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मुटियार फैमिली है उस मुटियार फैमिली का एक बेसिकली पर्सन होता है, उसका नाम होता है विजयला। वो विजयला बेसिकली जो है इस्टेब्लिश करेगा चोला डायनेस्टी को एंड एक बिल्ड करेगा टाउन कहाँ पे, थंजावुर में। और जो थंजावुर है वहाँ पे बेसिकली टेम्पल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ की। अब मेन चीज़ है कि जो बेसिकली जो विजयला है वो कहाँ पे रहता है, उरैयूर में रहता है। बेसिकली कहाँ आपको कावेरी डेल्टा के पास आपको देखने को मिलेगा। और कावेरी डेल्टा जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं रेवेन्यू काफ़ी अच्छा मिल जाता था। और रेवेन्यू अच्छा होगा तो आर्मी कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाएगी। आर्मी अच्छी सी होगी, स्ट्रॉन्ग आर्मी जितनी होगी उतना ज़्यादा जो है एक्सपेंशन कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चोला डायनेस्टी में बहुत अच्छी बात है कि वो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से उनको कलेक्ट कर पा रहे थे। एंड आपको देखने को मिलेगा कि जो लेटर चोलाज आए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है चोला डायनेस्टी को एक्सपेंड करने में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। तो विजयला जो उन्होंने चोला डायनेस्टी की स्थापना करी है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि राजा राजा वन है जो 10th सेंचुरी में आए थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा सेटअप किया था अपने एम्पायर का। उसके बाद राजेंद्र आएंगे, ठीक है, कि वो भी किस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन निभाएंगे। गंगा रीजन के सामने उनको देखने को मिलेगा टेम्पल वो बिल्ड करेंगी, गंगाई चोलापुरम। एंड जो कहीं ना कहीं साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि श्रीलंका में तक भी उनका कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई चोला डायनेस्टी में जो आपका जो बेसिकली
क्या चीज़ थी जो कहीं ना कहीं चोला डायनेस्टी को इतना बड़ा बिग एम्पायर बनाने में हेल्प करी। तो मेन चीज़ क्या था आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा न्यू डेवलपमेंट की थी एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर देखो, अगर हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, तो गुप्ता डायनेस्टी में भी आपको देखो एकदम से जो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा पीक देखने को मिलेगा, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने भी जो है इरीगेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बिकॉज इरीगेशन में जो जो चीज़ें वो लाए थे कि कैनाल सिस्टम उन्होंने बिल्ड कर दिया था, और किस तरीके से जो आयरन के टूल्स से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी फॉरेस्ट को क्लियर करने में। तो ये सब चीज़ें जो है गुप्ता डायनेस्टी को अगेन बहुत ज़्यादा बिग एम्पायर बनाने में हेल्प करती है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, चोला डायनेस्टी ने भी उस चीज़ पे फोकस किया कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट की। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि कावेरी डेल्टा के पास उनका जो एम्पायर था वो सेटअप था। और कावेरी डेल्टा अपने आप में जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगा पाए। और मेनली उन्होंने जो फोकस किया है वो राइस की कल्टिवेशन पे फोकस किया है। और अगर हम बात करें राइस की, तो राइस में आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, और अभी वाटर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली कावेरी जो पेरिनियल रिवर वाटर्स है वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहता है पानी। और इसकी वजह से वो डिफरेंट मेथड ऑफ इरीगेशन को भी यहाँ पे सेटअप कर पाता है। तो इरीगेशन जो है कहीं ना कहीं मतलब इरीगेशन के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू उनको मिलता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता था। मेन चीज़ जो उन्होंने करी थी वो बेसिकली जो है उन्होंने एम्बैंकमेंट्स बनाए थे। तो यानी कि जो फ्लो होता है, मान लो आपका यहाँ पे आपका सोर्स है, यानी जहाँ से पानी आ रहा है, जो आपका मेन फील्ड है, तो वहाँ पे जो पानी है किस तरीके से डाइवर्ट करना, कैनाल्स बनानी है और इस तरह से एम्बैंकमेंट बनाना, ताकि जो पानी है कहीं और ना ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी करी थी उन्होंने। तो यानी मेन चीज़ क्या थी एम्बैंकमेंट बनाने का, कि जो है जो भी आपकी फ्लडिंग है उसको प्रिवेंट किया जाए, कनेक्ट करना है वाटर को जो है आपके कैनाल सिस्टम के थ्रू फील्ड से कनेक्ट करना है। और मेन चीज़ क्या थी, वाटर सिस्टम इतना अच्छा था कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाते थे, मतलब एक साल पे दो दो क्रॉप्स को ग्रो कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर काफ़ी अच्छी स्किल थी। आर्टिफिशियल इरिगेशन का उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें देखो, इतना सब कुछ करने के लिए ऑल्दो आपके पास पानी मतलब अच्छे से अवेलेबल है, बट इतना सब सेटअप करना, कैनाल्स को बिल्ड करना, एम्बैंकमेंट्स बनाना, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है। प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, डिज़ाइनिंग अच्छा होना चाहिए आपका, लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और ये डिसाइड करना कि कितना पानी किस फील्ड में ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे कितना पानी जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अगेन ये सब किया जाता था आपका। डिफरेंट जो भी चोला रूलर्स आए हैं उन सभी की जो है इसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी, कि सब ने अपना अपना इस पर्टिकुलर फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसके अलावा साथ ही साथ आप देखोगे कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको जो है चोला का ही देखने को मिलेगा। मतलब चोला रूलर्स से उनके अलावा जो आपके लोकल मैन थे, यानी जो कॉमन पीपल्स हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, कि उन्होंने भी जो है ये विलेजेस के अंदर रहा करते थे, और उन्होंने भी इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा उनको जो पीपल्स है, कहीं ना कहीं उनको ऑटोनमी दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी विलेजेस के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रन करने के लिए ये ऑटोनमी दी गई थी। ये चीज़ हमने पहले भी बेसिकली चोला डायनेस्टी के टाइम पे पढ़ा है। शॉर्ट अगर हम बात करें, तो इरिगेशन सिस्टम जो कि डेवलप किया है आपके किंग्स के द्वारा, या फिर जो आपके जो कॉमन मैन थे उनके द्वारा, इससे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हुआ है। एग्रीकल्चर में जो आपका कह सकता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज़ हुआ, उससे रेवेन्यू काफ़ी अच्छा मिला, और रेवेन्यू अच्छा मिलने से जो एम्पायर है वो इतना एक्सपेंड कर पाई है चोलास के टाइम पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं मेन रीज़न था। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरीके से चोला का एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके से, मतलब उन्होंने पॉलिटिकल सेटअप किस तरीके से किया था। तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने बेसिकली एक और नाम की सभा मतलब थी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा असेंबली, जहाँ पे पीजेंट बेसिकली उस असेंबली को चलाते थे। एंड एक उनका था सभा, जहाँ पे मेनली उसको ब्राह्मण चलाया करते थे। और इसमें आपको देखने को मिलेगा सभा में कि ये कहीं ना कहीं जो एक सेपरेट कमिटीज़ भी फॉर्म की जाती थी ब्राह्मण्स के द्वारा, जो कुछ जैसे एग्रीकल्चर कुछ वर्क हो गया, गार्डन से रिलेटेड कुछ वर्क हो गया, या फिर टेम्पल्स किस तरीके से फॉर्म होना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को देखता था, ये कैसे ये सब चीज़ें होंगी। मेन चीज़ है ये जो कमेटी जो फॉर्म की जाती थी, इस कमेटी के मेंबर्स किस तरीके से अपॉइंट होते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, एक स्मॉल छोटी छोटी जो है कहीं ना कहीं पाम लीफ जो होती थी, उनमें जो है कहीं ना कहीं जो मेंबर्स थे उनके नाम लिखे जाते थे, और एक अर्धन पॉट के अंदर जो है वो जो है चीज़ें टिकट्स जो है छोटी छोटी टिकट्स उनको यहाँ पे डाल दिया जाता था। और जो भी एक यंग बॉय होगा उनसे बोला जाता था कि आपको एक एक करके जो भी टिकट्स है वो निकालना है, उसमें जो जो नाम होंगे वो कहीं ना कहीं मेंबर्स बनेंगे इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मेंबर्स हुआ करते थे, उसके बारे में हमें
उत्तर मेरू करके एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से हमें पता चलेगा। और वहाँ पे कहीं ना कहीं बता रखा है कि किस तरीके से जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलरली मेंबर्स बनने के लिए सभा में अगर आपको मेंबर्स बनना है तो आप बेसिकली आपके लैंड के ओनर होने चाहिए, जहाँ से मतलब ऐसे लैंड के ओनर होने चाहिए जहाँ से आप लैंड रेवेन्यू को जो भी लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू होता है उसको आप कलेक्ट करते हो। इसके साथ साथ आपका खुद का घर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है मेंबर बनने की। थर्ड, आपकी जो एज है कहीं ना कहीं 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। आपको वेदास की जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स्ड होने चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए आपका नेचर, ठीक है। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, ठीक है, पिछले 3 सालों से अगर कोई भी पर्टिकुलर मेंबर कमिटी का मेंबर रहा है तो ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमिटी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने पहली जो कमेटी थी उसमें आप मेंबर रह चुके हो, तो आने वाली जो आगे कोई भी कमेटी होगी उसमें आप मेंबर नहीं रहोगे, ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, ठीक है। And anyone who has not submitted his record, those of his relatives cannot contest this election। यानी जो इलेक्शन होता है मेंबर्स के लिए, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से पाम लीफ में टिकट्स के ऊपर जो उनका नाम लिखा जाता है, छोटा सा बच्चा आके उस चीज़ को बार उठा के कहीं ना कहीं मेंबर्स का नाम यहाँ पे बोलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने कहीं ना कहीं अपने जो भी लैंड के बारे में जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स की डिटेल हो गई, वो सब चीज़ें अगर आपने नहीं सबमिट करी तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें सोचो उस टाइम पे, चोरहट के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी ये सब चीज़ें फॉलो की जाती थी। और आज के टाइम पे अगर हम देखें किस तरीके से हमारे जो MPs और MLA का जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इस तरीके से चीज़ें उनसे लेते हैं। वहाँ पे जो भी लोग कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, को अपना जो भी अकाउंट डिटेल देना पड़ता है, उनकी एज देखी जाती है कि अगर आप बेसिकली लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। आप ऑनेस्ट नेचर होना चाहिए, कुछ को आपने पास्ट में कुछ ऐसा इम्प्रिजमेंट ना किया हो, किसी के साथ आपने इस तरीके से कुछ क्राइम ना किया हो। तो वो सारी डिटेल्स जो कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आज भी हम ये चीज़ फॉलो करते हैं, जो कि पहले के टाइम पे चोला डायनेस्टी ऑलरेडी ये चीज़ फॉलो करके जा चुकी है, ठीक है। तो याद रखना कि इसके बारे में उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें पता चलता है किस तरीके से सभा में जो मेंबर्स होते थे, सभा की जो कमिटीज़ होती थी उनमें मेंबर्स किस तरीके से चुने जाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला हमने उड़ देख लिया, उसके बाद सभा देख लिया। अब हम देखेंगे नाडू। नाडू बेसिकली जो है आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे विलेजेस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे नाडू में जो है कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते थे। और मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा जो रिच पीजेंट्स थे, यानी ऐसे किसान जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, जिसको वेलालाल बोला जाता था, वो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे नाडू में। नाडू बेसिकली क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, एंड बट यहाँ पे वो काम करते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ चोला गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे इनका काम क्या था कि भाई आपको टैक्स भी कलेक्ट करना और जस्टिस भी प्रोवाइड करने का काम करते थे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा नगरम, जहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये टाउन एडमिनिस्ट्रेशन होता था। यहाँ पे बेसिकली नगरम से पता चल रहा है टाउन एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एंड यहाँ पे एसोसिएशन और जो होता था ट्रेडर्स का एसोसिएशन होता था, जो इस पर्टिकुलर टाउन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते थे। यानी हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा उर है, सभा है, नगरम है, और उसके ऊपर आपको नाडू देखने को मिलेगा, जो इन सबको कह सकते हैं सुपरवाइज कर रहा है या फिर इसके ऊपर है। मेन चीज़ ये है कि चोला डायनेस्टी है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस भी लिया करती थी। एक वेती नाम का टैक्स था जो कि फोर्स लेबर पे लिया जाता था, कैश के फॉर्म में नहीं होता था। कदमई होता था जो कि लैंड रेवेन्यू होता था। सेस लगाया जाता था। अगर आपको जो है फैमिली प्रॉपर्टी में सक्सेशन का नाम है, जो भी सक्सेशन है उसका नाम चेंज करना है तो आपका सेस देना पड़ता था। और किस तरीके से अगर जो आपको मान लो नॉर्मली क्या होता था कि जैसे मान लो आपको थैचिंग हाउस मतलब बेसिकली जो आपका रूफ़ है, मतलब घर का जो रूफ़ है, वहाँ पे अगर आपको कुछ चढ़ना है तो लैडर वगैरह आप यूज़ करते हो, तो उसमें भी आपको जो है वहाँ पे चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता था। इसके अलावा जो है डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड हुआ करते थे। वेला वलाई की हम बात कर लें, ठीक है, तो ये नॉन ब्राह्मण को दिया जाता था। ज़्यादातर जो और होते थे नॉन ब्राह्मण उनको ये मिलता था। ब्रह्मा देवा करके नाम के लैंड जो है ब्राह्मण्स को दिया जाता था, यानी जो सभा के मेंबर्स थे। इसके अलावा देखने को मिलेगा शोभा होगा, जो यहाँ पे बेसिकली मैं स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था, ठीक है, यानी यहाँ पे भी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसके अलावा आपका देवादना हो गया, ठीक है।
एंड ये सब चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको हमेशा यूपीएससी जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ के लिए आपको बेसिकली इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करें कि चोला डायनेस्टी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी हुआ है, और जो मेनली हुआ है द्रविडियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड किस तरीके से टेम्पल्स जो है यहाँ पे एक सोशल कल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन के उभरते हैं। एंड क्राफ्ट सेंटर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलप होता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ब्रॉन्ज की जो है क्राफ्ट बनेगी, और ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज़ बनेंगे वो किस टेक्निक को यूज़ करेंगे, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है उसको यूज़ करके ये लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किंग वगैरह जो है लैंड डोनेट करेंगे टेम्पल्स को बनाने के लिए। तो वो सब चीज़ें हम ऑल्दो पढ़ते हुए आए हैं, बाकी और डिटेल में जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आपका चैप्टर का नाम है किंग्स एंड किंगडम। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि द मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। जैसे कि आप मैप में देख ही सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से चौहान डायनेस्टीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका गुजर प्रतिहाराज हो गया, परमार है, चंडेलास है, कन्नौज को यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे अरब्स ऑफ मुल्तान है, अरब्स ऑफ मंसूरा है। ठीक है, राजपूताज आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के साइड में। नीचे आपके चोला चेरा पांड्या है। ठीक है, इसके यहाँ पे कलिंगा हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, पाला डायनेस्टी है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे शो किया गया, और ये जो बॉर्डर्स है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कन्फ्लिक्ट चलती रहती थी, एक्सपेंशन वो कर रहे थे। एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज़ की अगर हम बात करें तो बाय द 7th सेंचुरी दे वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ in different regions of subcontinent. Existing kings often acknowledged them as a subordinate या फिर सामंत के रूप में इन्हें पहचानते थे, and they were expected to bring gift लाते थे for their kings के लिए और overlords के लिए। be present at their court में present रहते थे सामंत, and provide them military support provide करते थे। as सामंत gain power and wealth gain करते जा रहे थे, and they declared themselves to be a महासामंत and the महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर रीजन का। एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, यानी जो भी उनके मालिक हैं या फिर जो भी ओवरलॉर्ड्स हैं उनसे वो इंडिपेंडेंस भी गेन कर लेते थे। बिकॉज ऑब्वियसली वो किंग आपका इतना ज़्यादा वीक रहेगा कि कहीं ना कहीं जो सामंत थे उनके पास इतनी पावर है, मिलिट्री कहीं ना कहीं उनके पास है, रेवेन्यू वो अच्छे से कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट कर लेते थे खुद को। वन सच इंसिडेंस वॉज दैट ऑफ राजपूताज इन द डेक्कन में आपको देखने को मिलेगा। इनिशियली देवर सबॉर्डिनेट थे चालुक्याज ऑफ कर्नाटका, क्योंकि हमने देखने को मिलेगा कि जो कर्नाटका का रीजन है जहाँ पे अभी राजपूताज हैं, उससे पहले वहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी देखने को मिली थी, और चालुक्य डायनेस्टी के अंदर ये राजपूताज जो थे एज अ सामंत कह लो या फिर फ्यूडल लॉर्ड की तरह काम किया करते थे। इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूटा चीफ था, उसने ओवरथ्यू कर दिया चालुक्य के ओवरलॉर्ड को, एंड परफॉर्म किया एक रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, लिटरली मीन्स द गोल्डन वूम। When this ritual was performed with the help of Brahmins के हेल्प से किया, it was thought to be lead to the rebirth of the sacrifice as a क्षत्रिय कास्ट में जन्म होगा, even he was not one by the birth. In other cases, men from enterprising families use their military skill को यूज़ करता था to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayur Sharman and the Gujjar Pratihara Harichandra were Brahmins they who gave their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdoms. उन्होंने establish किया था कर्नाटका में कदम्बा डायनेस्टी ने, एंड गुज्जर प्रतिहारा की बात करें तो राजस्थान में। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए किंगडम्स में, तो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, उन्होंने अपने आप को दे रखे थे महाराजा अधिराजा यानी ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवना चक्रवर्तिन यानी लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद देयर, सामंत के साथ पावर शेयर करते थे, एज वेल एज विद एसोसिएशन विद द पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स से कहीं ना कहीं से हेल्प किया करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स से आता था, दैट इज पीजेंट दे रहे हैं, कैटल कीपर है, आर्टिशंस यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ वट दे प्रोड्यूस, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उन्हें देना पड़ेगा। समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट के तौर पर ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, उनका लैंड है, एंड रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर से लिया जाता था।
400 taxes यहाँ पे बताया गया है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस के यहाँ पे देखने का मतलब चोला डायनेस्टी के टाइम पे डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस लिए जाते थे और उन टैक्सेस का जो नाम था उनका जो टर्म्स था वो 400 से ज़्यादा उसको टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन जो है टैक्स आपको देखने को मिलेगा वेती दैट नॉट इन कैश में नहीं होता था बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर के फॉर्म में होता था। कदमई की बात करें तो ये लैंड रेवेन्यू था एंड देवर ऑल्सो टैक्सेस ऑन द थैचिंग द हाउस यानी यूज ऑफ लैडर जब आप करते हो टू क्लाइंब अप द ट्रीज तो आपको देना पड़ता था टैक्सेस एंड सेस लिया जाता था सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से आपको 400 से ज़्यादा टर्म्स देखने को मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस की बट यहाँ पे कुछ ही टर्म्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार पूछ लेते हैं कि वेती क्या है, कदमई किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। These resources were used to finance the king's establishment as well as the construction of temples। ठीक है, ऑब्वियसली पैसा जो है कहीं ना कहीं किंग अपनी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करता था, फोर्ट्स को, एंड देर वॉज ऑल्सो यूज एज दी फाइट वॉर्स करने के लिए भी एंड विच वॉर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एक्सेस ऑफ लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आप जो भी अपने नेबरिंग स्टेट में जाके कहीं ना कहीं वहाँ पे फाइट करोगे, वहाँ पे जीत के आओगे तो वहाँ का एरिया भी आपका हो जाएगा, ट्रेड रूट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ लूट के लेके आओगे। द फंक्शनिंग्स फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वो जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे एंड पोजीशन जो थे उनकी हेरिडिटी थी। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। इन मैनी केसेस आर्मी के जो है क्लोज रिलेशंस होते थे किंग्स के साथ। नेक्स्ट है आपका प्रशस्ति एंड द लैंड ग्रांट। प्रशस्ति कंटेन द डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट क्यों प्रशस्ति बेसिकली आप क्या करो, किंग की जो कोर्ट में जो ब्राह्मण्स बैठे हैं वही जो है किंग के बारे में प्रशस्ति लिख रहे हैं, उनके बारे में जो है प्रेजिंग कर रहे हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं वही कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो भी नेगेटिव साइड था किंग का वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हम उस पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते कि जो किंग के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है वो पूरी तरह से सच ही होगा। ठीक है, तो बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वेलिएंट विक्टोरियस एज अ वॉरियर के रूप पे जो है उसने अपने आप को डिपिक्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाय द लर्न ब्राह्मण्स करते थे हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि मैनी रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति एंड वन प्रशस्ति रिटर्न इन संस्कृत में लिखी गई है, फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली है। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्टा प्रतिहारा किंग का बताया जा रहा है किस तरीके से द किंग ऑफ आंध्रा और सिंधवा यानी सिंध की बात की जा रही है, विदर्भा द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, फेल बिफोर हिम इवन ही वॉज अ प्रिंस। ठीक है, एंड ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध यानी रूलर ऑफ कन्नौज। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा जो कि पार्ट ऑफ बंगाल का था, अनर्ता पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, केरता फॉरेस्ट पीपल हो गया, तुर्कशा तुर्क हो गया, वत्सा मत्स्य बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किस तरीके से नागभट्टा ने एक्सप्लॉइट्स किया उन सब चीज़ों के बारे में इस प्रशस्ति में लिखा गया जो कि अगेन संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड करते थे बिकॉज ब्राह्मण उनके लिए प्रशस्ति लिख रहे हैं तो उसके रिवॉर्ड की तरफ में उनको लैंड ग्रांट्स देते थे एंड दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट में उसको रिकॉर्ड किया जाता था विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। तो आप देख सकते हो दिस इज अ कॉपर प्लेट रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी में बनाया गया था। रिटर्न पार्टली इन संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा, पार्टली तमिल में लिखा हुआ है। तमिल में क्यों, बिकॉज आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जो आपके चोलास किंग है या फिर जो साउथ की किंग्स है वो तमिल भाषा का यूज़ किया करते थे। द रिंग होल्डिंग, ये जो रिंग यहाँ पे बताई जा रही है, द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर एज सिक्योर्ड विद अ रॉयल सील लगी होती थी टू इंडिकेट दैट दिस इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिस तरीके से आज के टाइम पे जब गवर्नमेंट की जहाँ पे स्टैंप मोहर लगी रहती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी वहीं पे बन जाती है। किसी का अगर मान लो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो है कहीं ना कहीं ऑथेंटिक बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से इस पर्टिकुलर कॉपर प्लेट में आपको देखने को मिलेगा शाही मोहर जो है बेसिकली रॉयल सील यहाँ पे लगी होती थी। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। We have demarcated the boundaries of the land by making the earthen embankments as well as planting thorny bushes। से उन्होंने क्या कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लैंड की बाउंड्रीज को डिमार्केट कर दिया है। दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स। लैंड में क्या क्या होता था, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज होते थे, वाटर लैंड वाटर है,
लैंड है, गार्डन्स है, ऑर्चिड्स है, ट्रीज है, वेल्स, ओपन स्पेसेस देखने को मिलेगा, पैस्चर लैंड है, विलेज है, एनफील्ड्स है, प्लेटफॉर्म्स है, कैनाल्स है, डिचेस है, रिवर्स है, सिल्ट लैडन है, टैंक्स है, ग्रीनरीज है, फिश पॉन्ड्स है, बी हीप्स है एंड डीप लेक्स है, ये आपको लैंड में देखने को मिलेंगे। हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, ऑब्वियसली चोला में भी देखने को मिलेगा कि जो लैंड को रिसीव करेगा उसको वहाँ से टैक्स लेना पड़ेगा। ही कैन कलेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर एज फाइन, ठीक है। टैक्स ऑन बीटल लीव्स पर टैक्स लिया जाता था, वुवन क्लोथ्स में, एज वेल एज ऑन व्हीकल। अब जो व्हीकल की यहाँ पे बात की जा रही है तो आज के टाइम पे जो आपको देखने को मिलेगा कार्स, बाइक्स हो गया, वो सब की बात नहीं की जा रही है। जो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जो बैलगाड़ी वगैरह चलती थी वो सब चीज़ें, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स बनाते थे विद अपर स्टोरीज मेड अप ऑफ बिग्ड ब्रिक्स की बनी होती थी। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग मिलता था। ही कैन प्लांट ट्रीज and thorny bushes if necessary. If he can get canals constructed for irrigation, he should ensure that the water is not wasted. This is very important because कहीं ना कहीं चोला जो है वाटर की इंपॉर्टेंस जानते थे कि भले उनके पास कावेरी डेल्टा जहाँ पे उन्हें पेरिनियल वाटर मिल जाएगा, बट फिर भी वो बिल्कुल भी पानी को वेस्ट करना नहीं चाहते थे। दैट्स वाई उन्होंने एम्बैंकमेंट बनाए ताकि फ्लडिंग ना हो। उस पानी जो है कभी कभी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है वो आसपास के फील्ड्स में चले जाता है, तो वो चीज़ रोकने के लिए उन्होंने एम्बैंकमेंट्स बनाए थे। पानी को किस तरीके से आपको कैनाल्स के थ्रू जो है डाइवर्ट करना है डिफरेंट फील्ड्स में, कितना पानी किस फील्ड में जाएगा, तो वो सब चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं इंश्योर की थी, ठीक है। अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो कल्हाना जो बेसिकली एक कह सकते हैं स्कॉलर होता था जो जिसने बेसिकली संस्कृत मतलब कह सकते हैं कश्मीर की हिस्ट्री पे लिखा था उसने। ही यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस उसने यूज़ किया इसके लिए, इंक्लूडिंग द इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, आई विटनेस का अकाउंट्स लिया है एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट दिस अकाउंट। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति ही हैज़ ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। क्योंकि कल्हाना बेसिकली ऐसा नहीं था, वो एक सिंपल ऑथर था। ऑथर का काम क्या होता है कि हर एक चीज़ों को देखभाल के, यानी हर एक जब तक वो आप इंस्क्रिप्शंस को ना पढ़ लो, डॉक्यूमेंट्स ना देख लो, तब तक आप चीज़ों को लिखते नहीं हो। आप प्रशस्ति की बात करें तो ऑब्वियसली आप कोर्ट के अंदर जो आपके ब्राह्मण्स बैठे हैं राजा को खुश करने के लिए, तो राजा की मतलब अच्छाइयाँ ही करेंगे, बुराई तो नहीं करेंगे। बट कल्हाना की जो आपको देखने को मिलेगा, जो उसने बेसिकली जो भी किताब लिखी है वहाँ पे आपको सिर्फ अच्छी बातें नहीं दिखेंगी, जो भी चीज़ें रियलिटी में हुई होंगी वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कल्हाना के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। यू हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टी वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन पे बेस्ड थी एंड एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज को कंट्रोल करना चाह रही थी। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज दिस साइट ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। For centuries, rulers belonging to the Gujar Pratihara, Rajput and Pala dynasty fought for the control of Kannauj because there were three parties in the long-drawn conflict. Many historians often describe it as a tri-party struggle. Rulers who try to demonstrate their power and resources by building large temples बनाते थे. So when they attack one another kingdoms, they often choose to target temple. यानी अगर मान लो किसी भी रूलर को किसी दूसरे राज्य की जो है राजा है उस पर अटैक करना है, तो ज़्यादातर वो उसके टेम्पल पर अटैक करते थे, बिकॉज टेम्पल एक तरह का प्रेस्टीज माना जाता है उस पर्टिकुलर किंगडम के रूलर के लिए। अगर आप उसके टेम्पल को अटैक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने राजा की प्रेस्टीज पे अटैक किया है, ठीक है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा टेम्पल पर अटैक करते थे, विच वॉज समथिंग एक्सट्रीमली रिच होता था। और क्योंकि आप देखोगे टेम्पल्स में जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं, उसके अंदर जो भी मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो भी वहाँ पे क्राफ्ट की गई है, तो वो सब चीज़ें उसको बहुत रिच बनाता था। और बहुत बार ऐसा हुआ है, स्पेशली आप देखोगे अगर हम बात करें चोला डायनेस्टी की, तो चोला डायनेस्टी में जो आपका राजेंद्र वन करके जो आपका किंग आया था अराउंड 1014 से लेके 1044 तक वो पावर में था। और उसने भी काफ़ी जो है लूटपाट करी है। अगर हम देखें तो उसने चालुक्य डायनेस्टी जो थी, अगर हम मैप को देखें, यहाँ पे मैप है आपका, तो यहाँ पे देखो आपका चोला डायनेस्टीज़ हैं। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे तो चालुक्य डायनेस्टी थी, वहाँ पे जो है बेसिकली गणेश जी, दुर्गा जी के स्टैचूज़ को चुराया है।
वहीं अगर बात करें जो यहाँ पे वेंगी में यानी आंध्र प्रदेश में जो ईस्टर्न चालुक्यास थे वहाँ पे नंदी की स्टैचूज़ को चुराया है। अगेन हम बात करें कलिंगा जो कि उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से उसने बेसिकली भैरव और भैरवी जो है, भैरव बेसिकली शिव है, भैरवी, इनकी जो है स्टैचूज़ को चुराई हैं। और अगर हम बात करें पालास के जो है बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से उसने काली की स्टैचूज़ चुराई हैं। तो यानी ये जो चोला डायनेस्टी में जो राजेंद्र वन नाम के जो चोला किंग थे, इन्होंने भी अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करी है, ठीक है। बट ये जो उन्होंने लूटा है ना, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते गजनी ने जो लूटा है। यानी गजनी ने जब सोमनाथ पे अटैक किया था तो उसने अपने आप को जो है बेसिकली हीरो ऑफ इस्लाम माना था कि मैं बेसिकली यहाँ पे इस्लाम को स्प्रेड करने आया हूँ, हिंदू का टेम्पल्स को लूट के कहीं ना कहीं वो जो पैसा उन्होंने फिर अपनी जो अफ़गानिस्तान वगैरह एरिया में जो अपनी सिटीज़ को डेवलप करने के लिए वो पैसा वहाँ पे खर्च किया था। तो जो एक्शन जो थे राजेंद्र वन के, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो डिफरेंट थे जो आपका ये जो गजनी है उसके एक्शन से। बिकॉज कहीं ना कहीं जो गजनी है वो रिलीजन के लिए फ़ाइट करता है, लूटपाट करता है। बट अगर देखने को मिलेगा कि ऐसे राजेंद्र वन के अलावा जो भी डिफरेंट राजास वगैरह थे वो मेनली जो है टेम्पल को जो है लूटते थे। बिकॉज टेम्पल को जो लूटना अगेन पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर शो करता था। और टेम्पल को लूट के कहीं ना कहीं और देखने को मिलेगा, अगर हम राजेंद्र वन की बात करें तो उसने जो बहुत सारी जो मूर्तियाँ चुराई हैं, ऐसे चुराने का मतलब मेन पर्पस ये नहीं था कि उसको बेच देगा। उसने चुरा के वो जो मूर्ति है कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे जो टेम्पल उसने बनाया है, उस टेम्पल के अंदर उसने वो जो चोरी हुई मूर्तियाँ वो वहाँ पे आके रखी थी, ठीक है। तो ये जो पर्पस था लूटने का, कह सकते हैं राजेंद्र वन का, वो काफ़ी डिफरेंट था गजनी के पर्पज़ से, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में कनेक्ट हो रही होंगी चीज़ें। वन सच रूलर इज़ महमूद ऑफ गजनी। इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, अफगानिस्तान का था। उसने रेड किया था हमारा सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स, 1000 से लेके 1025 विद रिलीजियस मोटिव उसका था। ही टारगेट वेल्दी टेम्पल्स को टारगेट करता था इंक्लूडिंग द सोमनाथ जो कि गुजरात में है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे बाई यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी जो है गजनी नाम की, वो वहाँ पे उसने बनाई है। अदर किंग्स हु एंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चौहानास बोलते थे, बट इसको ऑल्सो नोन एज चौहान्स, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर में रूल किया करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट में भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ईस्ट में भी। व्हेन दे अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात, क्योंकि ऑब्वियसली चौहान्स देखो आपको कहाँ मिलेंगे, अजमेर के साइड में। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो चालुक्यास रूल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपोज करेंगे, ठीक है। एंड गढ़वालास जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान 3, जो इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा टेन्योर 1168 से लेके 1192 के बीच में था। वो डिफीटेड एन अफगान रूलर जो कि सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में उसने बीट किया था एंड लॉस टू हिम वेरी नेक्स्ट ईयर 1192 में। 1191 में बेसिकली बैटल जीता, बट 1192 में उसने बैटल हार गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, अब हम चोलास के बारे में देखेंगे। फ्रॉम उरैयूर से लेके थंजावुर का सफ़र। उरैयूर बेसिकली जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली वो रहा करते थे, थंजावुर जहाँ पे उन्होंने उस सिटी को इस्टेब्लिश किया था। अ माइनर चीफ्टी फैमिली नोन एज द मुटियार फैमिली थी, हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा में उनकी पावर थी। एंड दे वर सबॉर्डिनेट थे, यानी सामंत थे पल्लवा किंग कांचीपुरम के। विजयला की यहाँ पे बात की जा रही है, हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफ फैमिली से बिलोंग करता था। चोलास फ्रॉम द उरैयूर से बिलोंग करता था। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। ही बिल्ड द टाउन थंजावुर, उसने टाउन बनाया। टेम्पल ऑफ गॉडेसेस का बनाया। निशुम्भ भसुदिनी का टेम्पल यहाँ पे उसने देखने को मिलेगा, बनाया था। तो ये आप देख सकते हो कि ये उरैयूर है, ये थंजावुर है, ये गंगाई कोंडा चोलापुरम है, और किस तरीके से चोलास ने इस पर्टिकुलर एरिया तक अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया था। दो सक्सेसर जो थे विजयला के, उन्होंने कॉन्कोर्ड किया नेबरिंग रीजन्स को भी, एंड किंगडम्स ग्रू हुआ इन साइज में भी, पावर वाइज भी। पंड्या एंड द पलवा टेरिटरी जो थी साउथ में, द नॉर्थन वॉल मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम का पार्ट बन चुका था। राजेंद्र वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर माना जाता है, बिकेम किंग इन 1985, एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज में उन्होंने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। ही ऑल्सो रिकोगनाइज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा का जो सन था राजेंद्र वन, उसने कंटिन्यूड किया अपनी इस ये पॉलिसीज थी उसको, और इन्वेट किया गंगा वैली में, श्रीलंका में भी इन्वेट किया, इन कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपीडिशन। ऑब्वियसली अगर आप श्रीलंका पे अटैक करने जा रहे हो, साउथ ईस्ट एशिया पे अटैक करने जा रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेवी कमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। चोलास का नेवी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर की बात करें तो बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजेंद्र ने जो इस्टेब्लिश किया था आर आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल मार्वल्स थे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। दिस इज अ टेम्पल एट गंगाई कोंडा चोलापुरम। नोटिस द वे इन विच द रूफ टैपर्स ऑल्सो लुक एट द elaborate stone sculptures यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए जो बनाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्लेंडेड है। Chora temples often became the nuclear center settlement था which grew around them. These were center of craft production था, यहाँ पे क्या रहता था। Temples were also endowed with land by rulers as well as by others, यानी कहीं ना कहीं रूलर्स के पास जो किंग वगैरह उनके पास जो भी लैंड था वो डोनेट करते थे। इसके अलावा कोई और ट्रेडर्स वगैरह है, मर्चेंट्स हैं या फिर कोई रिच पीजन्स है तो वो भी अपना लैंड दिया करते थे टेम्पल्स को बिल्डअप करने के लिए। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple very often lived in nearby area में रहते थे, जैसे priest है, garland makers है, cooks है, sweepers है, musicians है, dancers etc. In other words, temples were not only place of worship ही नहीं था but एक center of economic, social and cultural life का भी बन चुका था। Amongst the craft associated with the temples, the making of bronze images was the most distinctive था। Chora bronze images are considered amongst the finest in the world. While most images were of deities की यहाँ पर देखने को मिलेंगी एंड सम टाइम इमेजेस आर मेड ऑफ डिवोटीज़ की भी यहाँ पे बनाई जाती थी, यानी भगवान की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलेंगी जो डिवोटीज़ थे, यानी जो आपके लोग थे, जो आम लोग थे, उनकी भी आपको साथ साथ देखने को मिलेंगी। ये आपको देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है ब्रॉन्ज का स्कल्पचर। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की। तो मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channel overflow frequently करते थे depositing fertile soil on their bank. Water from the channels also provide necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice के use होता था। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu में भी develop हुआ था, it was only from the फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन हो गया फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन के लिए। फॉरेस्ट हैड टू क्लियर किया इन सम रीजन्स में, लैंड हैड टू बी लेवल्ड किया इन अदर एरियाज में। इन डेल्टा रीजन देखने को मिलेगा एम्बैंकमेंट्स हैड टू बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग के लिए, एंड कैनाल्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर थ्रू द फील्ड। इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रो की जाती थी इन अ ईयर। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation work require planning की ज़रूरत होती है, organization की ज़रूरत होती है, लेबर एंड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर टू बी शेयर्ड। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल लिविंग इन विलेजेस टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में कि किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कहाँ से रिसोर्स आएगा, कितने लेबर्स चाहिए होंगे, किस तरीके से पानी को शेयर करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे रूलर्स के अलावा जो है वहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 9th सेंचुरी स्लुइस गेट है तमिलनाडु में। इट रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर को फ्रॉम अ टैंक इनटू द चैनल दैट इरिगेटेड द फील्ड। A sluice gate is basically traditionally a wood और metal barrier था which is commonly used to control water level को control करने के लिए क्या होता है flow rates in the rivers and the canals। ठीक है, अगर water level मान लो इतना बढ़ गया तो उस हिसाब से फिर वो pass on करते थे other fields में। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज? सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर को बेसिकली पीजेंट सेटलमेंट कहा जाता था एंड बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर एंड ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट बनाते थे जिसको हम नाडू बोलते थे। ठीक है, मतलब 1 2 3 मतलब सारे ग्रुप्स हो गए विलेजेस के एंड दे फॉर्म द लार्जर यूनिट, उसको हम नाडू कहते थे, डिस्ट्रिक्ट। The village council and the Nadu perform करते थे several administrative functions including the dispensing justice देना, collect करना taxes को। Rich peasants exercise considerable control over the affair of Nadu। वहाँ पे जो भी चीज़ें होती थी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते थे under the supervision of central Chola government। Chola kings जो होते give some rich landowners title like Muvendavallam जो कि क्या है विलन, और a peasant serving 3 kings इस तरह का टाइटल देते थे, या फिर अरईव्यार चीफ हो गया एक्सेट्रा एज मेकर ऑफ द रिस्पेक्ट।
ठीक है, इंटरेस्टिंग देम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ लैंड, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए बिकॉज तमिल में अब लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रख के इसको कोशिश करना कि सही चीज़ को सही तरीके से याद करने की। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड के बारे में आप बात की गई है। वेलन वगई जो कि लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स के लिए था, नॉन ब्राह्मण इन द सेंस पूर्व की बात की जा रही है। ब्रह्म देवा देया लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। शला भोगा, शाला मतलब शाला और पाठशाला हो गया, तो उससे भी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। शाला शाला मतलब स्कूल के लिए दिया जाता है, मेंटेनेंस के लिए। देवदना और तिरुनम मत्तुकई, ठीक है, तिरुना मट्टुकनी, ये लैंड जो है गिफ्ट किया जाता है टेम्पल्स के लिए। नेक्स्ट है पाली चंदम, लैंड डोनेट किया जाता है जैन इंस्टीट्यूशंस को। We have seen that Brahmins often receive land grants or Brahmadev. As a result, a large number of Brahman settles emerged in the Kaveri Valley में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आसपास में जो उनको लैंड्स मिल रखे थे, as in other parts of South India. Each Brahmaya was looked after by assembly or sabha of appointed Brahman landowners. These assemblies worked very efficiently, काम करते थे. Their decisions were recorded in detail in inscription में रिकॉर्ड किए थे, often on the stone walls of temples. Association of traders known as the Nagaram also occasionally perform करते थे administrative functions को in towns में. Inscription from Uttara Merur in Chingliput district, Tamil Nadu, provide details of the way in which Sabha was organized. The Sabha had separate committees थी जो कहीं ना कहीं इरिगेशन के कामों को देखती थी, गार्डन से या टेम्पल्स के कामों को देखती थी. Name of those eligible to be member of this committee were written on small ticket of palm leaf में लिखा जाता था. These tickets were put into a earthen pot में डाला जाता था, from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में. यहाँ पे बताया गया किस तरीके से ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और खुद के घर होने चाहिए उन मेंबर्स के, और एज कहीं ना कहीं 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए. नॉलेज होनी चाहिए उन्हें वेदास की, वेल वर्स होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, एंड ऑनेस्ट होने चाहिए. अगर कोई भी लास्ट 3 साल में अगर मेंबर है किसी कमेटी का, तो वो अब इस अनदर कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता. और हर एक पर्सन को अपने अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे रिलेटिव की डिटेल्स हो. इसके अलावा तभी वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स बट एंड पावरफुल मैन हेयर इन एक्सेप्ट फ्रॉम द पेरियम पुरम. 12th सेंचुरी का तमिल वर्क है विच इन्फॉर्म्स अस अबाउट द लाइफ्स ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन. यानी अभी तक आप जितने भी इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको किंग्स के बारे में बताया जा रहा है, बाकी जो किस तरीके से जो है कमेटी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, बट जो ऑर्डनरी मैन हैं यानी वहाँ पे जो आम लोग थे उस पर्टिकुलर चोला डायनेस्टी में, वो किस तरीके से थे उनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो पेरियापुरम पुरन नाम से जो आपका ये आपको देखने को मिलेगा एक वर्क है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि पुलियास की यहाँ पे बात की गई है. ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अदनूर वॉज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलियास. ये जो नाम है कहीं ना कहीं एक आउटकास्ट जो लोग होते थे, जो ब्राह्मण या वेलास के द्वारा आउटकास्ट किए जाते थे, उन लोग के बारे में बोला गया है. दिस स्टार्ट विद स्मॉल हर्ट्स में रहते थे अंडर द ओल्ड थैचेस एंड इनहेबिट बाय एग्रीकल्चर लेबर्स, इंगेज इन मैनुअल ऑक्यूपेशंस में काम करते थे. इन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हर्ट्स कवर्ड विद स्ट्राइप्स ऑफ लेदर से कवर्ड होते थे. लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप्स. डार्क चिल्ड्रन हु वर desolate of black iron were prancing about, carrying little puppies in the shade of the marudu arujuna trees. A female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. There were mango trees from whose branches drums were hanging, and under the coconut palms in little hollows on the ground tiny headed bitches lays after whelping. The red stretched cocks crowded before down calling the boundary. Pulayar plural to their day's work by day under the shade of kanji tree spread the voice of wavy haired पुलिया वुमेन सिंगिंग एज दे आर हस्किंग पैडी. तो यहाँ पे आप पढ़ के कहीं ना कहीं आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो पुलियास की हम बात की जा रही है वहाँ पे कैसे कैसे घरों में रहा करते थे, उनके बच्चे किस तरीके से थे, वुमेन्स किस तरीके से थे, क्या क्या ये काम करते थे, किस तरीके से अपने बच्चे को पालने के लिए वो ट्री के नीचे जो है इस तरह से लेदर लगा के काम करते थे. मतलब तो ये बताया जाता है कि जो वहाँ के ऑर्डिनरी लोग थे ना किस तरीके से वो अपना वहाँ पे लाइफ स्टाइल उनका जो था किस तरीके से था.
तो यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर जो आपका फिनिश होता है। एंड नेक्स्ट हम चैप्टर में बेसिकली थर्ड चैप्टर में हम 12th से 15th सेंचुरी के जो बेसिकली टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का, उनको हम कवर करेंगे थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको बिल्कुल बोरिंग ना फील हो और जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाए साथ के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।